हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी पेपर फेस्ट जीवाणु भोजी पेपर फेस्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीवाणु भोजी की संरचना या T4 की संरचना। जीवाणु भोजी को हम T4 भी कहते हैं। तो देखेंगे, इम्पोर्टेंट नोट्स है जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए वीडियो कंप्लीट देखें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो में कमेंट जरूर करें। आप वीडियो में कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो में कमेंट जरूर करें। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए जरूर बताएं। तो अब देखेंगे जीवाणु भोजी T4 की संरचना। देखते हैं उत्तर जीवाणु भोजी T4 की संरचना। इसकी संरचना जटिल होती है। जीवाणु भोजी की संरचना जटिल होती है। यह 200 से 280 mu लंबे कण होते हैं। यह 200 से 280 लंबे कण होते हैं। जीवाणु भोजी के 200 से 280 mu लंबे कण होते हैं। इनका सिर षटकोणीय अनेक सतह वाला तथा 50 mu का होता है। इनका सिर षटकोणीय अनेक सतह वाला तथा 50 mu का होता है। यह एक प्रोटीन आवरण कैप्सिड तथा एक न्यूक्लिक अम्ल क्रोड से मिलकर बना होता है। यह एक प्रोटीन आवरण कैप्सिड तथा एक न्यूक्लिक अम्ल क्रोड से मिलकर बने होते हैं। यह दोनों एक प्रोटीन आवरण कैप्सिड तथा एक न्यूक्लिक अम्ल क्रोड से मिलकर बनते हैं। इनमें न्यूक्लिक अम्ल द्विरज्जु की डीएनए होता है। इनमें न्यूक्लिक अम्ल होता है जो कि द्विरज्जु की डीएनए होता है, जो सिर में भरा रहता है, जीवाणु भोजी के सिर में भरा रहता है। इसके लिए डीएनए में क्षार साइटोसिन अनुपस्थित रहता है तथा इसके स्थान पर हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन उपस्थित होता है। हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन को हम HMC भी कहते हैं। नेक्स्ट है, विभोजी की पूंछ पूर्ण रूप से प्रोटीन की बनी एक आच्छाद होती है जिसमें एक खोखली क्रोड होती है। विभोजी की पूंछ पूर्ण रूप से प्रोटीन की बनी होती है, एक आच्छाद होती है जिसमें एक खोखली क्रोड होती है। पूंछ की यह कवच लंबाई में संकुचनशील होती है। विभोजी की पूंछ पूर्ण रूप से प्रोटीन की बनी एक आच्छाद होती है जिसमें एक खोखली क्रोड होती है। पूंछ की यह कवच लंबाई में संकुचनशील होती है। सिर एवं पूंछ के बीच का विस्तृत भाग कॉलर कहलाता है। सिर एवं पूंछ के बीच का विस्तृत भाग कॉलर कहलाता है। नेक्स्ट है, पूंछ क्रोड प्रोटीन की 144 उप इकाइयों जिन्हें बाह्यसंघ कहते हैं। प्रोटीन की 144 उप इकाइयां जिन्हें बाह्यसंघ कहते हैं से बनी होती हैं। पूंछ के निचले छोर पर 6 लंबे नलिकाकार प्रोटीन रेशे होते हैं। पूंछ के निचले छोर पर 6 लंबे नलिकाकार प्रोटीन रेशे होते हैं जिन्हें पुच्छ तंतु कहते हैं। प्रोटीन रेशे पूंछ के निचले छोर पर 6 लंबे नलिकाकार प्रोटीन रेशे होते हैं जिन्हें पुच्छ तंतु कहते हैं। नेक्स्ट है, पुच्छ एक षटकोणीय प्लेट जिसे पुच्छ प्लेट अथवा आधार प्लेट कहते हैं। पुच्छ एक षटकोणीय प्लेट जिसे पुच्छ प्लेट अथवा आधार प्लेट कहते हैं कि निचली सतह से निकलती है। पुच्छ तंतु साधारणतः पुच्छ की खोखली क्रोड में वर्ताकार चक्रों में स्थित रहते हैं। पुच्छ तंतु साधारणतः पुच्छ की खाली क्रोड में वर्ताकार चक्रों में स्थित रहते हैं। इनके दो मुख्य कार्य हैं। ए है विभोजी को जीवाणु की सतह से चिपकाना, ए है
विभोजी को जीवाणु की सतह से चिपकना। पहला कार्य है विभोजी को जीवाणु की सतह से चिपकना। बी है इनसे स्रावित विकार जीवाणु की भित्ति के लयन में सहायक होता है। दूसरा है इनसे स्रावित विकार जीवाणु की भित्ति के लयन में सहायक होता है। आप देख सकते हैं जीवाणु भोजी की संरचना। यहां पर ये देखिए आप डीएनए इस प्रकार होता है जीवाणु भोजी में। और यह विस्तृत रूप में है। अब देखते हैं गुणन। गुणन की प्रक्रिया में वायरस कण परपोषी कोशिका की उपापचय सुविधा का सफलतापूर्वक उपयोग कर अपने कणों की संख्या में वृद्धि करता है। गुणन की प्रक्रिया में वायरस कण परपोषी कोशिका की उपापचय सुविधा का सफलतापूर्ण उपयोग कर अपने कणों की संख्या में वृद्धि करता है, अपने कणों की संख्या में वृद्धि कर लेता है। वायरसों के गुणन या जनन की प्रक्रिया को समझने के लिए जीवाणु भोजियों के जीवन चक्र का अध्ययन आवश्यक है। वायरसों के गुणन या जनन की प्रक्रिया को समझने के लिए जीवाणु भोजियों के जीवन चक्र का अध्ययन करना आवश्यक है, अध्ययन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है लयनकारी जीवाणु भोजी का जीवन चक्र। नेक्स्ट है लयनकारी जीवाणु भोजी का जीवन चक्र। इस प्रक्रिया के निम्न 6 चरण हैं। इस प्रक्रिया के निम्न 6 चरण हैं। पहला है अधिशोषण एवं जुड़ना। पहला चरण है अधिशोषण एवं जुड़ना। इसमें देखते हैं हम सर्वप्रथम विभोजी कण जीवाणु की किसी विशिष्ट जीवाणु कोशिका की सतह पुच्छ तंतुओं द्वारा अधिशोषित होते हैं। अधिशोषण एवं जुड़ना में है सर्वप्रथम विभोजी कण जीवाणु की किसी विशिष्ट जीवाणु कोशिका की सतह पुच्छ तंतुओं के द्वारा अधिशोषित होते हैं। यह परपोषी एवं विषाणु की पारस्परिक बंधुता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है, यह परपोषी एवं विषाणु की पारस्परिक बंधुता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट लाइन है जीवाणु विशिष्ट ग्राही क्षेत्र के अणुओं का विन्यास विभोजी के पुच्छ तंतुओं के अणुओं विन्यास के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन है जीवाणु विशिष्ट ग्राही क्षेत्र के अणुओं का विन्यास विभोजी के पुच्छ तंतुओं के अणुओं विन्यास के रूप में होना चाहिए। शुरू में यह प्रक्रिया वापस भी हो सकती है। शुरू में यह प्रक्रिया दोबारा भी हो सकती है, पर पुच्छ प्लेट की पुच्छ शंकुओं के जीवाणु सतह से जुड़ने के बाद यह वापस नहीं होती है। लेकिन पुच्छ प्लेट की पुच्छ शंकुओं के जीवाणु सतह से जुड़ने के बाद यह वापस नहीं होती है। दूसरा है विभोजी जीनोम का परपोषी कोशिका में प्रवेश। दूसरा है विभोजी जीनोम का परपोषी कोशिका में प्रवेश। इसमें देखते हैं विभोजी के परपोषी कोशिका से संयुक्त होने के बाद विभोजी के सिर में से डीएनए जीवाणु कोशिका भित्ति में होता हुआ जीवाणु के कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। जीवाणु के परपोषी कोशिका से संयुक्त होने के बाद विभोजी के सिर में से डीएनए जीवाणु कोशिका भित्ति से होता हुआ जीवाणु कोशिका से जाता हुआ जीवाणु के कोशिका द्रव्य जीवाणु की कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। यह प्रक्रिया निम्न प्रकार होती है। इसमें ए है विभोजी के पुंछ का आच्छद। इसमें ए है विभोजी के पुंछ का आच्छद सिकुड़ता है, जिससे पुच्छ क्रोड जीवाणु की कोशिका भित्ति एवं कला से होती हुई अंदर धंस जाती है। विभोजी के पुंछ का आच्छद सिकुड़ता है, जिससे पुच्छ क्रोड जीवाणु की कोशिका भित्ति एवं कला से होता हुआ अंदर धंस जाता है।
अंदर धंस जाता है। बी है इस नलिका से होकर विभोजी के सिर में से डीएनए कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। इस नलिका से होकर विभोजी के सिर में डीएनए कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। इस नलिका से होकर विभोजी के सिर में से डीएनए कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। सिर का एवं पुच्छ का प्रोटीन आवरण तथा अन्य संरचनाएं जीवाणु कोशिका से बाहर ही रह जाते हैं। सिर का पूंछ का प्रोटीन आवरण तथा अन्य संरचनाएं जीवाणु कोशिका से बाहर ही रह जाते हैं। विभोजी जीवाणु की सतह पर अधिशोषण के बाद एक विशेष प्रकार का विकार स्रावित करते हैं जो जीवाणु की कोशिका भित्ति में उपस्थित होता है। विभोजी जीवाणु की सतह पर अधिशोषण के बाद एक विशेष प्रकार का विकर स्रावित करते हैं जो जीवाणु की कोशिका भित्ति में उपस्थित होता है। आप देख सकते हैं डायग्राम, यह है विजाणु भोजी की जीवाणु कोशिका पर संक्रमण की अवस्थाएं। विजाणु भोजी की जीवाणु कोशिका पर संक्रमण की अवस्था का डायग्राम है। नेक्स्ट है म्यूमेरिक अम्ल पेप्टाइड सम्मिश्रण का जलीय अपघटन करता है। म्यूमेरिक अम्ल पेप्टाइड मिश्रित का जलीय अपघटन करता है। इस विकर की सहायता से कोशिका भित्ति में सूक्ष्म छिद्र बन जाते हैं। इस विकर की सहायता से कोशिका भित्ति में सूक्ष्म छिद्र बन जाते हैं जिसके द्वारा न्यूक्लिक अम्ल जीवाणु में प्रवेश करता है। नेक्स्ट लाइन है डीएनए कोशिका में जैसे ही प्रवेश करता है वैसे ही कैप्सिड प्रोटीन कोशिका कला में स्थित हो जाता है। डीएनए कोशिका में जैसे ही प्रवेश करता है वैसे ही कैप्सिड प्रोटीन कोशिका कला में स्थित हो जाता है जो बाद में विभोजी कणों के बनते समय पुनः काम में आ जाता है। तीसरा है परपोषी कोशिका का विभोज उत्पादक कोशिका में परिवर्तन। इसमें देखते हैं विभोजी के भागों के निर्माण की प्रक्रिया को दो भागों में बांट सकते हैं। विभोजी के भागों के निर्माण की प्रक्रिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है प्रारंभिक कार्य, दूसरा है समयोत्तर कार्य। पहला है प्रारंभिक कार्य, दूसरा है समयोत्तर कार्य। देखते हैं प्रारंभिक कार्य में विभोजी का डीएनए जीवाणु कोशिका पर नियंत्रित कर लेता है। प्रारंभिक कार्य में विभोजी का डीएनए जीवाणु कोशिका पर नियंत्रित कर लेता है तथा विषाणु के संदेशवाहक एमआरएनए होता है जो कि एमआरएनए है का संश्लेषण होना शुरू हो जाता है। विषाणु के संदेशवाहक एमआरएनए का संश्लेषण शुरू हो जाता है। तथा विषाणु के संदेशवाहक एमआरएनए का संश्लेषण होना शुरू हो जाता है। समयोत्तर कार्यों में प्रोटीन एवं न्यूक्लियोकैप्सिड का संयोजन होता है। समयोत्तर कार्यों में प्रोटीन एवं न्यूक्लियोकैप्सिड का संयोजन होता है। विभोजी डीएनए के जीवाणु कोशिका में प्रवेश करने के कुछ मिनटों में ही जीवाणु की स्वयं के डीएनए की पुनरावृत्ति करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। विभोजी डीएनए के जीवाणु कोशिका में प्रवेश करने के कुछ मिनटों में ही जीवाणु की स्वयं के डीएनए की पुनरावृत्ति करना समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट लाइन है विषाणु कणों के प्रोटीन संश्लेषण करने वाले अग्रवर्तनियों को पहचानने के बाद विषाणु कणों के प्रोटीन संश्लेषण करने वाले अग्रवर्तनियों को पहचानने के बाद
जीवाणु कोशिका के आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा विभोजी डीएनए का विभोजी संदेशवाहक आरएनए एमआरएनए में अनुलेखन होता है। एमआरएनए में अनुलेखन होता है। जीवाणु कोशिका का डीएनए विखंडित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जीवाणु कोशिका का डीएनए विखंडित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। इनके लिए विषाणु का एमआरएनए न्यूक्लियस सांकेतिक करता है। इनके लिए विषाणु का एमआरएनए न्यूक्लियस संकेतिक करता है या कोड करता है। इससे जीवाणु के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स विभोजी के डीएनए संश्लेषण के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। इसके जीवाणु के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स विभोजी के डीएनए संश्लेषण के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज एक ऋणात्मक आरएनए एक रज्जु बनाता है जिसमें विषाणु के जीनोम को टेम्पलेट की तरह काम में लिया जाता है। इसके बाद में यह ऋणात्मक आरएनए रज्जु पुनरावृत्ति के दौरान एक टेम्पलेट का कार्य करता है। तथा असंख्यक धनात्मक आरएनए रज्जु बनाता है जो प्रोटीन आच्छादन के साथ समायोजित होकर नए विभोजी कण बनाते हैं। चौथा है विभोजी के न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन का निर्माण। संदेशवाहक आरएनए का प्रोटीन में स्थानांतरण जीवाणु की कोशिका द्रव्य में होता है। संदेशवाहक एमआरएनए का प्रोटीन में स्थानांतरण जीवाणु की कोशिका द्रव्य में होता है, जिसमें राइबोसोम स्थानांतरण आरएनए तथा विकारों का प्रयोग होता है। समयोत्तर आरएनए का निर्माण विभोजी के न्यूक्लिक अम्ल की अर्धसरक्षी पुनरावृत्ति प्रारंभ होने के बाद में शुरू होता है। समयोत्तर आरएनए का निर्माण विभोजी के न्यूक्लिक अम्ल के अर्धसरक्षी पुनरावृत्ति प्रारंभ होने के बाद में शुरू होता है। इसके बाद विभोजी के समयोत्तर प्रोटीन तथा संरचनात्मक प्रोटीन एवं विकार जो कि विभोजी के परिपक्वन तथा विभोजी कणों को विमुक्त करने में सहायक होते हैं का निर्माण होता है। नेक्स्ट लाइन है, इसके बाद विभोजी के समयोत्तर प्रोटीन तथा संरचनात्मक प्रोटीन एवं विकार जो कि विभोजी के परिपक्वन तथा विभोजी कणों को विमुक्त करने में सहायक होते हैं का निर्माण होता है। पांचवा है नए विभोजी कणों का समायोजन। न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन घटकों का विभोजी कण में समायोजन परिपक्वन कहलाता है। न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन घटकों का विभोजी कण में समायोजन होना परिपक्व कहलाता है। यह निम्न चरणों में पूर्ण होता है। जो देखते हैं चरण है विभोजी का संरचनात्मक प्रोटीन एकत्रित होकर सिर व पूंछ अलग अलग बनाते हैं। विभोजी का संरचनात्मक प्रोटीन एकत्रित होकर सिर एवं पूंछ अलग अलग बनाते हैं। बी न्यूक्लिक अम्ल अणुओं का संघनन होकर पहले से बने सिर में प्रवेश कर जाता है। न्यूक्लिक अम्ल अणुओं का संघनन होकर पहले से बने सिर में प्रवेश कर जाता है। से उपयुक्त भरे हुए सिर के पूंछ मुड़ जाते हैं। द पूंछ तंतु पूंछ प्लेट से जुड़ जाते हैं।
कुछ तंतु होते हैं जो कि पुश प्लेट से जुड़ जाते हैं, जिसका डायग्राम आप देख सकते हैं। जीवाणुभोजी का लयनकारी जीवन चक्र का डायग्राम है जो कि आप देख सकते हैं। छठा है समायोजित विभोजी कणों का विमोचन। छठा है समायोजित विभोजी कणों का विमोचन। इसमें देखते हैं समयोत्तर बने प्रोटीन में एक लयनकारी विकर भी होता है। समयोत्तर बने प्रोटीन में एक लयनकारी विकर भी होता है जिसे एंडोलाइसिन कहते हैं, जिसे एंडोलाइसिन कहते हैं। इस विकर की क्रिया से जीवाणु की कोशिका भित्ति फट जाती है। इस विकर की क्रिया से जीवाणु की कोशिका भित्ति फट जाती है। इस प्रक्रिया को लयन कहते हैं। इस प्रक्रिया को लयन कहते हैं। इससे लगभग 200 विभोजी कण प्रति कोशिका विमुक्त हो जाते हैं। इससे लगभग 200 विभोजी कण प्रति कोशिका विमुक्त हो जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो देखते रहें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक यदि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो में कमेंट जरूर करें। मैंने आपको पहले भी कहा है, वीडियो में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।